नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे ठाकुर अभिजीत सिसोदिया, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। 2024 शुरू हो गया है। अभिजीत जी, कोई रेजोल्यूशन पास करती है भारतीय जनता पार्टी ने 2024 का? क्या रेजोल्यूशन पास किया कि 2024 में हमने क्या करना है? देखिए, हम तो अपने उसी स्लोगन के ऊपर सबका साथ सबका विकास और सबके प्रयास के साथ ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। निरंतर लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं और निरंतर इन सब को दूर करते हुए, और खासकर जो सबसे पसमानदा और आखिरी कतार में सबसे आखिर में जो खड़ा है अंत्योदय के चलते, इस भारत को एक विकसित भारत बनाने की तरफ अग्रसर हैं हम। और जब भारत आज से 2047 में जब 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा स्वतंत्रता दिवस की, तब ये भारत विकसित हो चुका होगा। तो उसके लिए रोज के रोज हर प्रतिदिन जो कार्य किए जा रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए हम जो है सारी की सारी पार्टी, सभी के सभी लोग इसमें जुड़े हैं। यह अश्वमेध यज्ञ जो मोदी जी ने शुरू किया हुआ है, इसके अंदर सभी 148 करोड़ लोग अपनी आहुतियाँ डाल रहे हैं और तन मन धन से इस देश को कैसे विकासशील बनाया जाए, क्योंकि विकसित देखते देखते विकसित बनाया जाए, बस उसी तरफ ही हम लोग अग्रसर हैं। और इसमें जो है हर एक इंसान अपनी तरफ से पूरी कंट्रीब्यूशन कर रहा है। बाकी जो होगा वो आपके सामने ही हो जाएगा। अभिजीत जी, साल की शुरुआत ही अच्छी नहीं रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जो हिट एंड रन संबंधी कानून बनाया था, अब रोल बैक करने जैसी स्थिति में आप आ गए। मुझे वो किसान आंदोलन भी याद आ रहा है। देखिए, मुझे लगता है कुछ चीज़ें अनिवार्य होती हैं जब किसी चीज़ के लिए। आप उनसे पूछ सकते हो जाके, खासकर जिसके साथ ऐसा कभी इंसिडेंस हुआ हो और वो किस तरह से वो इंसान उस उत्पीड़ना से ग्रसित हुआ होगा, और कैसे कैसे यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जिनका पता ही नहीं चला आज तक कि उनकी मृत्यु का कारण क्या रहा। मुझे लगता है कि सभी के सभी लोगों को लॉजिकली इसके ऊपर सोचना चाहिए। बाकी तो जो करना है वो सरकार तय करेगी इसके ऊपर। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब इस तरह की कभी भी कोई काम होता है, तो जिस बेचारे के साथ ये घटना घटती है उसका और उसका परिवार पूरी की पूरी ज़िंदगी के लिए उस चीज़ को रोता रहता है, क्योंकि उसे पता भी नहीं चलता कि कौन उसके साथ ऐसी चीज़ करके चला गया। और ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, अगर आपको पता हो विनोद जी, तो इस केसेस में ये होता है कि जब उसको किसी को कोई ऐसी घटना घट जाती है तो वो 99% डेथ इस कारण हो जाती है कि उसको प्रॉपर टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुँचाया जाता जी। 99% केसेस ये रहते हैं। वो बेचारा वही तड़पता रहता है और कोई उसको हाथ नहीं डालता। ऐसे केस में मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई कानून तो जरूर होना चाहिए था। बाकी तो कानूनी मापदंड इन सब चीज़ों को तय करेंगे। शायद यही अभिजीत जी कारण है कि आप पर एक तानाशाही रवैया, एटीट्यूड इख्तियार करने का आरोप लगता है कि आप स्टेक होल्डर से बात ही नहीं करते हैं। आपने किसान आंदोलन में भी ऐसा ही किया, लंबा चला आंदोलन। फिर लाल किले में क्या हुआ? अच्छा है आपने जल्दी ही इस मामले में हार मान ली। जी, स्टेक होल्डर कौन है इसमें? स्टेक होल्डर क्या वो बेचारा नहीं है जिसकी जान चले गई? उसके बारे में कौन सोचेगा या कौन ऐसी बात करेगा? बाकी इसके अंदर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये चीज़ अभी विचाराधीन है। इस पर क्या होगा क्या नहीं होगा तो उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप इंसानियत के पैरामीटर पर देखें, जिन लोगों ने अपने प्रियजन इन चीज़ों के चलते खो दिए हैं, उनसे अगर आप पूछेंगे तो उनकी राय हमेशा भिन्न रहेगी बाकी सबसे। लेकिन आपको नहीं लगता है रोल बैक करने से पार्टी की और सरकार की इमेज खराब होती है? देखिए, इसके अंदर ना तो रोल बैक की बात है, ना इसके अंदर कोई चीज़ की इमेज की बात है। ये बेसिकली मानवता से जुड़ा एक कदम है, इंसानियत से जुड़ा एक कदम है। जिन लोगों के साथ ये चीज़ हुई है ना विनोद जी, उनके ऊपर अगर आप कभी सोचेंगे, मेरे खुद जान पहचान में एक ऐसा केस है जिसमें एक बुजुर्ग थे जिनका आज तक ही पता नहीं चला कि कौन उनको हिट करके चला गया। तो ऐसे केसेस में मुझे लगता है कि मानवता का एंगल सबसे ऊपर है। पार्टी क्या करेगी या उसके ऊपर बाकी चीज़ों के ऊपर हम उस सियासत में जाना नहीं चाहते हैं। हम ये जानते हैं कि इंसानियत के पैरामीटर इसके ऊपर क्या बोलते हैं और क्या होना चाहिए इसके ऊपर। कुछ चीज़ों के लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो होना बड़ी अनिवार्य है, समझना चाहिए सबको। बाकी जो डिसीजन लेना है वो तो जिन्होंने कानून बनाना है उन्होंने लेना है। इस पर मैं कोई अपनी राय या अपनी टिप्पणी नहीं देना चाहता। बिल किस मानव में मानवता का मामला नहीं था? विनोद जी, मुझे एक बात बताएं, क्या कानूनी मापदंड के चलते उसके ऊपर जो कार्रवाई होनी थी क्या नहीं हुई? क्या बीजेपी ने फैसला लिया जो लिया, कानून में जजों ने फैसला लिया उसके ऊपर? तो मुझे लगता है कि जब कोई चीज़ कोर्ट के न्यायालय के विचाराधीन होती है या न्यायालय उसके ऊपर कोई प्रक्रिया देता है, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको न्यायालय से पूछना चाहिए, ना कि हमें पूछना चाहिए। आप तो उच्चतम न्यायालय, शीर्ष अदालत के भी मामलों को, केस को वो बदल देते हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नियुक्ति का मामला था, आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर निकाल दिया जो आपको सूट करता था। देखिए, हम अपने कंप्लायंस के अकॉर्डिंग कुछ नहीं करते विनोद जी।
हमें जिस चीज़ को लगता है कि देश हित में जो चीज़ होनी चाहिए उसी के ऊपर काम किया जाता है। तो देश हित में जो फैसले होते हैं वो लिए भी जाते हैं, लेकिन हमारी उच्चतम न्यायालय की जो हमारी है वो हमेशा के लिए सदैव के लिए, क्योंकि हमारा मानना उच्चतम न्यायालय वाकई में इस देश में सबसे उच्च है और सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है। देश हित में 80-20 है, 20% और 80% की लड़ाई है। हमारे लिए तो सभी लोग एक बराबर हैं, पूरे 148 करोड़ एक बराबर हैं। हम तो कभी 80-20 की लड़ाई की बात ही नहीं करते हैं। आप जिस और आपका इशारा विनोद जी, तो मुझे बताएं ऐसी कौन सी फैसिलिटी है जो केवल 80% लोगों के लिए और 20% के लिए नहीं है? क्या एम्स में सिर्फ 80% वो वाले आपके कहने वाले जा सकते हैं, 20% ही जा सकते हैं? IIT IIM में क्या वो 20% वाले पढ़ रहे हैं और 80% वाले नहीं पढ़ रहे? सेंटर से जो 2,000 रुपया, 5,000 रुपया, 10,000 रुपया आता है केवल 80% लोगों के लिए आता है, 20% के लिए नहीं आता। इस तरह की कोई बात नहीं। सबका साथ सबका विकास की जब ये थे, सबके अंदर सभी लोग आ जाते हैं और सबके अंदर यही मतलब आता है कि कहाँ हमारे लिए हर एक इंसान जो इस हिंदुस्तान का नागरिक का, इस देश का रहने वाला है, उसके साथ हम लोग खड़े हैं, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। अभिजीत जी, राम मंदिर को लेकर के जिस तरीके से एग्जैजरेट किया जा रहा है, ये पोलराइजेशन की निशानी है कि वाकई में पुरुषोत्तम राम को सम्मान दिया जा रहा है? देखिए, बहुत बड़ी बात है। 500 साल पहले जो हम लोगों के साथ एक मैं कहूँगा कि घात किया गया था, और वो जो घात किया गया था पूरे हिंदुस्तान के सभी लोगों के ऊपर घात किया गया था। आप खुद सोचें, तुर्क मंगोल वहाँ से उठकर कोई लुटेरे आ गए, जिन लुटेरों ने आकर हमारी जो एक आस्था का केंद्र भी मान लीजिए, और वो आस्था केवल हमारी नहीं थी, वो आस्था सभी की थी। जब कोई भी बाहर से तुर्क मंगोल या कोई भी उठकर लुटेरा कोई आ जाता है, आकर अगर आपके ऊपर प्रहार करता है, तो उसके अंदर पूरे हिंदुस्तान के लोगों की उसके अंदर जो इज्जत है वो इन्वॉल्व थी उसके अंदर। इसको पर्टिकुलरली किसी समुदाय के साथ आप जोड़ के ना देखें, ना इसमें आप 80-20 की बात करें, क्योंकि वो तुर्क मंगोल कहीं भी हिंदुस्तान से रहने वाले नहीं थे, ना हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों का तुर्क मंगोलों से कोई लेना देना था। कुछ लुटेरे यहाँ पर आए, उन्होंने आकर यहाँ पर हमारे जो आस्था के केंद्र थे उन्हें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। कई हमारी ऐसी बड़ी बड़ी नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी जिनके अंदर ज्ञान के केंद्र थे, उन्हें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, हमारी सभ्यता को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, सनातन के साथ खेड़वाड़ करने की कोशिश की। इसके अंदर मुझे लगता है जो चीज़ की गई है ये पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मान की बात है। इसे आप किसी व्यक्ति विशेष के साथ जोड़कर नहीं दे सकते विनोद जी। जो कुछ भी किया गया, मुझे लगता है हमारी 500 साल की खोई हुई जो गरिमा थी उसको वापस लौटा कर लाया गया है। ये आज मेरे कांग्रेस के कुछ सहयोगी थे, वो बात कर रहे थे कि शुरुआत तो स्वर्गीय राजीव गांधी ने की थी जब द्वार के ताले खोले थे। चलें जी, अगर उन्होंने की तो प्रभु राम उनका भी भला करें जी। वो कहते हैं कि सनातन को इन्होंने अपना समझ लिया, कांग्रेस ही क्या हिंदू नहीं है, वो सनातनी नहीं है। देख, कांग्रेस का धर्म विशेष भी जो है ना वो टाइम देके वक्त देके बदल जाता है। कांग्रेस ने क्या क्या कुछ किया हुआ है वो आपको सब कुछ पता है, किस तरह के वो यहाँ पर करते रहो, किस तरह के यहाँ पर रूल्स और किस तरह के एक्ट यहाँ पर चले गए, और वहाँ पर पर्टिकुलरली एक चीज़ को फोकस करके किया गया था। कांग्रेस ने जिस तरह की त्रासदियाँ इस देश में की हैं, कांग्रेस ने ही सबसे बड़ा बंटवारा किया है, हिंदू को मुसलमान के साथ, मुसलमान को हिंदू के साथ, हिंदू को सिख के साथ, सिख को हिंदू के साथ। ये काम तो कांग्रेस करते हैं। क्या हमारे को सन 84 के दंगे हम भूल गए हैं? उसके बाद एक प्रधानमंत्री वहाँ से ऐसे शर्मनाक बयान देता है, कहता है कि बड़ा वृक्ष गिरता है तो छोटे छोटे वृक्ष उसके नीचे, पौधे उसके नीचे आ जाते हैं, इस तरह के बयान देता है। कांग्रेस ने किस तरह की उत्पीड़ना की है, तो 84 के दंगे के जितने दोषी थे उनको तो कांग्रेस 30 साल तक अपनी कुर्सियों के पीछे छुपा कर रखी गई। कांग्रेस के दोष अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में 3 जो सबसे बड़े दोषी थे कश्मीरी पंडितों के, बीटा कराटे, शबीर शाह और यासीन मलिक जैसे षड्यंत्रकारी इंसान, किसी को नेल्सन मंडेला बना दिया, किसी को गांधी का रुतबा दे दिया, ऐसे लोगों को 30 साल उन्होंने अपनी कुर्सियों के पीछे छुपा के रखा। कांग्रेस ने तो सियासत हमेशा मजहब के ऊपर की हुई है, इंसान को इंसान के साथ बांटो, व्यक्ति को व्यक्ति के साथ बांटो, और केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस देश को जोड़ने का काम कांग्रेस ने कभी नहीं किया। आप तो कांग्रेस के इतिहास में चले जाइए विनोद जी, 2 नेशन थ्योरी, लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पर कौन उसको प्रैक्टिकली रूप में अगर लगाता है तो कौन लगाता है? नेहरू जी लगाते हैं। उससे 47 से पहले 2 महीने की छुट्टियां बिताने चले जाते हैं लॉर्ड माउंटबेटन के साथ, तो अंग्रेजों के कहने पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा कर देते हैं। तो कांग्रेस ने तो सियासत ही सारी की सारी बंटवारे के ऊपर की है। अरे वो मंजर सोचिएगा, जब पूरी की पूरी कटी हुई ट्रेन जब अमृतसर पहुंची थी तो क्या हाल हुआ था लोगों का, जिन्होंने बंटवारे की वो त्रासदी, बंटवारे का वो खून खराबा जिन्होंने देखा है, जिन लोगों के आज अगर आप बात करें तो वो आज भी बेचारे खौफ से कांप उठते हैं। तो कांग्रेस की राजनीति इस तरह की ली है, देश के विभाजन करने की, देश को बांटने की। हम तो देश को जोड़ने की बात करते हैं। और मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ, हमारे यहाँ से 2,000 रुपया भी आता है तो वो सारा बानों के खाते में भी आता है और गीता देवी के खाते में भी आता है। और मैं वही बात कहता हूँ, अभी वंदे भारत ट्रेन चल रही, तो ऐसा नहीं केवल उस पर लिख गया बोर्ड कि केवल हिंदू उसमें जा सकते हैं और मुसलमान नहीं जा सकते, सभी उसमें जाते हैं। इसी तरह से एम्स में भी सभी अपना इलाज करते हैं। यहाँ पर हर एक चीज़ सभी लोगों के लिए, हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए है।
फिर विपक्ष की ओर आरोप लगाता है भारतीय जनता पार्टी को ध्रुवीकरण करने का। देखें, विपक्ष के पास और कुछ है ही नहीं, इसके बाद बचा कुछ नहीं। जी। बिजली पानी सड़क के मसले हमने सॉल्व कर दिए। आज इनके पास 60-70 साल के रिपोर्ट कार्ड में विपक्ष के पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर ये लोगों में जा सके। आज जो क्राइटेरिया है अगली सत्ता पाने का, अगली पावर पाने का, वो क्राइटेरिया बहुत ऊपर हो चुका है, जिसको विपक्ष कहीं पर मैच नहीं कर सकता। अब विपक्ष क्या करेगा? लोगों को बरगलाने की कोशिश करेगा, लोगों के साथ झूठ बोलने की कोशिश करेगा। बट ये पब्लिक है बाबू, पब्लिक सब जानती है। अब लोगों को बरगलाना बहुत मुश्किल है। और मुझे अच्छी तरह से याद है जो एक कहावत के कुछ लोगों को कुछ देर तक, बहुत सारे लोगों को बहुत देर तक, लेकिन सभी लोगों को हमेशा के लिए बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। और आजकल सोशल मीडिया और आईटी के ज़माने में लोग आपके पुराने कच्चे चिट्टे, पुराने टेवड़े वहीं बैठ के देख लेते हैं। इसीलिए आपका कामयाब होना असंभव हो चुका है। कुछ ऐसा करें कि लोगों को लगे आप भारतीय जनता पार्टी से भी अच्छा कर सकते हैं, जो शायद आपके लिए असंभव है। CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया जा रहा है लोकसभा चुनाव से पहले। देखिए विनोद जी, इसकी जहां तक बात आती है, इसमें भी मुझे लगता नहीं किसी को कोई सियासत करनी चाहिए जी। क्योंकि भारत एक ऐसा मुल्क है जहां पर जितने लोगों के साथ आजकल उनका धर्म विशेष देखकर जो उत्पीड़न किया गया, उनके लिए वो कौन सा ठिकाना मुझे बताएं। एक हिंदू के साथ उत्पीड़न होगा, कहाँ जाएगा? और दूसरा देश बताएं हिंदू का जहाँ वो जा सकता है। एक सिख के साथ जब उत्पीड़न या ऐसा उसकी जाति या धर्म देख के जब उसके साथ त्रासदी की जाती है, उसके पास दूसरा देश मुझे बताएं कहाँ पर है वो जाए। अफगानिस्तान से अगर सिखों के साथ ये कच हुआ, वो कहाँ जाते? पाकिस्तान में सिखों के साथ जो किया जाता है वो कहाँ पर जाएंगे? एक हिंदुस्तान ही ऐसा मुल्क है जो उन सबके लिए है। अगर इसके ऊपर भी किसी को सियासत करनी है तो करे, लेकिन देखा जाए तो इंसानियत के पैरामीटर के ऊपर मुझे कुछ गलत नजर नहीं आता इसके अंदर। 2024 को लेकर के क्या लक्ष्य है आपका? मैं बार बार सवाल यही पूछता हूँ, कोई नई फिल्म तैयार हो रही है? कोई पोलराइजेशन का नया मुद्दा आपके पास आ रहा है? पोलराइजेशन करने की जरूरत क्या है? जब आप इस देश के अंदर 10% लोगों को गरीबी रेखा से लाकर ऊपर उठा देते हैं, 5 सालों के अंदर 33 करोड़ लोग जो गरीब थे वो गरीबी से उठकर ऊपर आ गए, तो आपको पोलराइजेशन करने की क्या जरूरत है? और हम पोलराइजेशन में यकीन ही नहीं रखते हैं। हमारे लिए सर्वप्रथम देश है, उसके बाद पार्टी, उसके बाद अपना आप आता है। जब सर्वप्रथम देश होता है तो देशवासी भी सर्वप्रथम होते हैं आपके लिए। इसी कारण पोलराइजेशन हम कभी नहीं करते। हमारा तो ये मानना है कि सभी लोग तरक्की करें। और हम तो जिस ग्लोबल पैरामीटर के ऊपर हम आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी 5वीं ग्लोबल इकोनॉमी बन चुके हैं, हमारा तो क्राइटेरिया बहुत ऊपर का हो चुका है। आज अगर हम चंद्रयान लॉन्च कर रहे हैं, आज अगर हमारे पास आके नासा वाले हमारे से मदद मांग रहे हैं कि हमारे भी रॉकेट्स लॉन्च कर दीजिए इसरो के थ्रू, तो आप सोच सकते हैं हम कितनी बड़ी शक्ति बन रहे हैं। आज हिंदुस्तान का जो मुकाबला है वो अपने यहाँ पर इन पॉलिटिकल पार्टियों के साथ नहीं रह चुका है। आज हिंदुस्तान का मुकाबला बाकी देशों के साथ है, जो 4 देश हमसे ऊपर है, उनके साथ मुकाबला है। आज हिंदुस्तान एक ऐसी जगह पर आने की कोशिश कर रहा है कि जहां से वो पूरी दुनिया में अपनी एक बात रख सके और पूरी दुनिया को अपने साथ लेकर चले। वासुदेव कुटुंबकम की हम बात जब करते हैं तो वासुदेव कुटुंबकम मतलब पूरी की पूरी दुनिया ही हमारा घर है। हम तो चाहते हैं हिंदुस्तान एक ऐसी पावर बने कि पूरी दुनिया में अमन सुकून लेकर आए, ना कि कुछ ऐसे षड्यंत्रकारी मुल्क की तरह जो 2 देशों को आपस में लड़ाकर और दूर बैठकर उसकी मजे लेते रहते हैं। ऐसा काम ना करें। हम अगर बड़े भाई का दायित्व निभाने की कगार में हैं तो हम ये डिजर्व भी करते हैं। और हमारे पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसको अगर दूसरी देश के प्रधानमंत्री आकर उनके पांव छूता है, और पांव दिखाने के लिए नहीं छूता है, दिल से उनके लिए वो एक ऐसी इज्जत है कि वो आकर उनके आगे उनका सिर नतमस्तक हो जाता है। क्योंकि उनको पता है कि कोरोना काल में जब इस देश ने लोगों की मदद की थी तो किस तरह से मदद की थी। आज किसी भी देश में कोई भी त्रासदी होती है तो हम उनकी किस तरह से मदद करते हैं। हम सबसे पहले पहुंचते हैं सबके लिए। भले कहीं पर भूकंप आ जाए, और ऐसी जगहों पर भूकंप आया जहां से षड्यंत्र रचे जाते थे हिंदुस्तान के खिलाफ, हमने उन लोगों की भी मदद की है। जब बात आई इजराइल और फलस्तीन की तो हमने फलस्तीन की भी मदद की, वहां पर भी लोगों को मदद पहुंचाई है। तो हम हमेशा बड़े भाई की भूमिका निभा रहे हैं। सो कॉल्ड जो बड़े भाई जो अपने आप को समझते रहे और आज तक अफगानिस्तान और उन जगहों पे अपने षड्यंत्र रचाते रहे, आज लोग और दुनिया उनसे ऊब चुकी है। आज भारत को वो वाली पोजीशन हासिल करना पड़ेगी जहां पर हम दुनिया को एक अच्छी जगह बना सकें, यहां पर अमन ला सके, सुकून ला सके, सभी के लोग इसी वासुदेव कुटुंबकम के चलते एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रह सके, और ये धरती जो है वो सुकून का घर बने, स्वर्ग बने, सही में स्वर्ग बने। आप जिनके साथ दोस्ती के झूले झूलते रहे हैं, आज वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, गाजा बन जाएगा कश्मीर। देखें, उनके कहने से क्या होगा जी।
तो ऐसा उनका सोचना दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह का, अगर वो इस तरह के बयान देते हैं, क्योंकि उनको भी बेचारों को पता है कि सियासी ज़मीन उनकी खिसक चुकी है। आज उनके पास भी इस तरह की बातें करने के अलावा कुछ नहीं है। हमने जिस तरह से किया है, बाकी रही बात गाज़ा की, तो गाज़ा उन्होंने वाकई में 87 के बाद कश्मीर को बनाया ही था। अब 5 अगस्त 2019 के बाद वही अमन वाला सुकून वाला कश्मीर लौट कर आया है। शायद वो चाहते होंगे कि 87 फिर से लौटाया जाए, लेकिन हो नहीं पाएगा, ये कभी नहीं होगा जब तक भारतीय जनता पार्टी है और जब तक इस देश के लोगों को अब ये बात पता है कि हमने सभी लोगों को साथ लेकर चले, तब तक इस तरह के आपके षड्यंत्र, आपके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। गाजा बनाने वाले अपने मित्रों को जब आपको इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी, उनको आप यूनाइटेड नेशन में भी लेके गए थे। देखें विनोद जी, हम सभी को मौका देते हैं, सबका साथ सबका विकास करके चलते, यही होता है कि सबको एक मौका दिया जाए कि आए इस देश के अंदर, इस अश्वमेध यज्ञ के अंदर आप भी अपनी आहुति डालें। हम तो सबको मौका दिया, हमने क्यों नहीं, हमने ऐसे ऐसे लोगों को यूनियन मंत्रालय दिखाया जो शायद उस समय अभी नए नए ही आए थे इस फील्ड के अंदर, उनको भी हमने यूनियन मंत्रालय दिखाया। हमने तो कोशिश की है कि सभी को अपने साथ आगे लेकर चल सकें। अब क्या करें, कुछ लोगों का शायद उनके लिए अपना परिवार सबसे आगे रहता है। भारतीय जनता पार्टी के सर्वप्रथम देश है, जिनके लिए सर्वप्रथम देश होगा वो हमारे साथ जरूर आगे चलेंगे, वरना तो लोग रास्ते में ही रह जाएंगे, पीछे छूट जाएंगे। परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, दोबारा विधानसभा के चुनाव होते हैं, तब भी इन दोस्तों को गले लगाया जाएगा। देखिए परिस्थिति क्या रहती है क्या नहीं रहती है, लेकिन सर्वप्रथम देश रहेगा, जिसके लिए सर्वप्रथम देश है, हमें कोई एतराज नहीं है उसके लिए। और हमारा ये मानना है, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते। हाँ, डेलिबरेटली कोई अपना घर छोड़ के बगल के घर में भी घुसने की कोशिश करेगा तो ऐसे लोगों की, ऐसे दोस्तों की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सत्ता के लिए उनके बलिदान को भी दरकिनार कर दिया था। 2 झंडे लगाए थे आपके मंत्रियों ने, 2 संविधान की कस्में ली थी, और जरूरत पड़ती तो 13 जुलाई को आप शहीदी दिवस भी मना लेते। वो पता नहीं क्यों नहीं मनाया आपने। देखिए विनोद जी, ऐसा होता है कभी कभी अगर लंबी छलांग लगानी है तो एक कदम पीछे जरूर जाना पड़ता है। उसके बाद के रिजल्ट आपके सामने हैं। एक निशान, एक प्रधान यहीं पर हो पाया, 370 जैसा यहीं से कानून निकल पाया। तो मुझे लगता है कि अगर एक कदम पीछे जाकर अगर आपने लोगों का भला किया, आज पूरे जम्मू कश्मीर को आप जो है राष्ट्रीय स्तर पर आगे लेकर जा रहे हैं, तो इसके लिए अगर आप एक कदम पीछे भी गए थे तो उसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। लेकिन हम अपने असूलों पर टिके थे, हमने जो जो लोगों से कहा था, और भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कभी फर्क नहीं रहता। इसीलिए हम जो बात बोल देते हैं, अपोजिशन को उसी दिन मुसीबत पर पड़ना शुरू हो जाती है कि इन्होंने कह दिया तो ये कर दिखाएंगे। अब ये सब बातें पीछे रहेगी विनोद जी। अब तो अगला जो टारगेट है वो पीओजे के, मुझे पता था कि आप पास करेंगे, पास डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन आपको चेताने के लिए जरूरी होता है कि पास डिस्कस किया जाए। आपकी नई नई हुकूमत बनी थी, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्डर आया था कि सभी मंत्री 2 झंडे लगाएंगे। उसके अलावा आप सुनिए, चॉपर की टिकट्स पे कहा गया था कि इन्हांस की जाएगी, उसके चार्जेस बढ़ा दिए गए थे। आपकी हुकूमत थी। देखिए हमारी हुकूमत जो थी वो हुकूमत किसी के साथ थी। तो सबसे बड़ी बात है कि उस समय कंट्रोल किसके पास था वो भी आपको पता होना चाहिए। हमारे पास कंट्रोल किसी चीज़ का नहीं था। हमारे लिए सबसे पहले यहाँ पर, क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी की सबसे पहली बार यहाँ पर सरकार बनी थी, लेकिन हम अपने जो हमारे पार्टी के असूल या हमारे मैनिफेस्टो या जो 60-70 साल से जिस आइडियोलॉजी में हम लोग बिलीव करते हैं, हम उससे एक कदम भी पीछे नहीं हटे। क्या हम 370 से पीछे हटे? क्या हम 35 से पीछे हटे? क्या हम इस चीज़ से पीछे हटे कि वाल्मीकि समाज को उनको इंसाफ दिलाया जाए? क्या हम पीओजे के वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजियों का भला करने से पीछे हटे? हम किसी चीज़ में पीछे नहीं हटे। क्या हम महिलाओं के सम्मान में हम लोग पीछे हटे? हम बिल्कुल पीछे नहीं हटे उन सब चीज़ों के अंदर। बाकी कहने के लिए जो मर्जी बातें करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो बात कहती है वो देश हित में होती है, और देश हित में हम लोग हमेशा आगे रहते हैं। जब आपने इन सभी इंपॉर्टेंट मुद्दों को साइलेंट मोड पे रख दिया था देखिए सरकार चलाने के लिए, मुझे एक बात बताएं, हाँ, मुझे लगता है कि एजेंडा ऑफ लाइफ में वो पूरी तरह साइलेंट थे, उस पर कोई जिक्र नहीं करेगा। विनोद जी, दुनिया रिजल्ट्स के ऊपर ज्यादा यकीन रखती है। पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके ऊपर शायद कोई भी न जाना चाहेगा। हमने रिजल्ट्स क्या दिए और हमारी मंशा क्या थी वो आपके सामने। समटाइम एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो हमारे एक्शंस ने आपको बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क नहीं रहता। हमने जो कहा वो कर भी दिखाया, और हमारे लिए कोई भी अलग नहीं है विनोद जी। हम तो ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान में जो टॉप यूटीज या टॉप आने वाले वक्त में जब स्टेट बनेगी, टॉप स्टेट्स में आए, ना कि जिस तरह से पीछे जम्मू कश्मीर को आज तक जो पहले बीमारू राज्य के रूप में रखा गया था, पीछे ही हर एक चीज़ में रहते थे, उसमें अब कम से कम आगे आना शुरू हो गया जम्मू कश्मीर। और आज आप देखें काफ़ी अच्छा एक हमारा जम्मू कश्मीर की जो डेवलपमेंट हो रही है वो आपके सामने ही है। भले G20 की आप बात कर लीजिए, भले आप एम्स की बात कर लीजिए, IIT की बात कर लीजिए, कौमी शायरा की बात कर लीजिए, भले जो फर्स्ट 500-550 करोड़ की MR ग्रुप की जो डायरेक्ट FDI कश्मीर में आई है उसकी बात कर लीजिए, जम्मू में जो नई इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है उसकी बात कर लीजिए, जो GI टैगिंग हुई है हमारे यहाँ की, तो कलाड़ी भी GI टैगिंग पे आ चुकी है। तो आप सोच लीजिए
कि जम्मू कश्मीर आज कहाँ पर पहुंचा है। अभिजीत जी की बात मान ली जाती है कि लोग रिजल्ट देखते हैं, परिणाम देखते हैं। लोगों ने ये कल्पना नहीं की थी कि जम्मू कश्मीर को आप यूटी बनाएंगे और यूटी के बाद आप उसको लोकतंत्र विहीन बना देंगे। विनोद जी देखें, एक चीज़ होती है, जब भी कोई पेशेंट होता है ना, पेशेंट अगर उसके कोई प्रॉब्लम हो जाए, उसकी सर्जरी की ज़रूरत होती है, तो सर्जरी के बाद कुछ देर के लिए उस पेशेंट को आईसीयू में रखा जाता है। अब आईसीयू का वो दौर जो है मुझे लगता है ख़त्म होने वाला है, बहुत जल्दी स्टेट भी वापस बन जाएगी। 5 साल हो गए। अगर यूं देखा जाए तो 2014 के बाद इलेक्शन ही नहीं हुआ है विधानसभा के। 50 साल की 60 साल की बीमारी थी विनोद जी, आपको क्या लगता है 5 महीने में दूर हो जाती है? थोड़ा टाइम तो लगता है उसमें। अब आप भी बता दीजिए कितना टाइम लगेगा। आप कहेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये बताएगा, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के होम डिपार्टमेंट जब ये बोलेगा तब हम इलेक्शन करवा देंगे, और होम डिपार्टमेंट कहेगा कि सब कुछ गुड़ी गुड़ी है, इतने पर्यटक आ गए हैं, शॉर्टेज इतनी बढ़ गई हैं। देखिए, ना तो मैं राहुल गांधी जी की तरह एस्ट्रोलॉजर हूँ, ना मेरे अंदर वो दिव्य दृष्टि है जिसे वो देखकर कहते हैं कि टेररिस्टों ने मुझे देखा, मैंने टेररिस्टों ने देखा, आंख मिचोली हुई, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, मैंने उसको कहा। मैं उस तरह की कोई एस्ट्रोलॉजी करना नहीं चाहता। मैं प्रैक्टिकल रूप में अगर आपसे बात करूं तो 2.5 करोड़ टूरिस्ट आपके सामने ही आई हैं। इसमें आंकड़े बोलते हैं, आपके सामने बोलते हैं। अगर आज कश्मीर के अंदर आप चले जाएं तो टूरिज्म इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा फ्लोरिश कर रही है, और टूरिज्म ही बैकबोन थी कश्मीर की, जिसे 87 में काट दिया गया था। तो मुझे लगता है कि अगर ये सब चीज़ें हो रही है तो आपके सामने, अगर हम G20 की बात करें तो आपके सामने हुई ना विनोद जी, ये कोई हवा में तो बातें हुई नहीं है। और क्या ये लोग कभी तसव्वुर भी कर सकते थे कि इस तरह से G20 या इस तरह की वहां पर तरक्की आएगी? हमने कर दिखाया लोगों को। हम इसके अंदर क्यों बात करें? प्रॉब्लम उन लोगों को होगी जो केवल बातें करते रहे आज तक, और 60-70 साल तक जो जम्मू कश्मीर का हाल इन लोगों ने करके रखा। तभी मैं कहता हूँ 50-60 साल की बीमारी, बीमारू राज्य, उसकी सर्जरी हुई, उसके बाद आईसीयू में था, अब पल्ला चंगा हो गया, बहुत जल्दी आईसीयू से बाहर आए। बाकी निर्णय हर एक चीज का सही में इस देश का एक संविधान है, संविधान के अकॉर्डिंग निर्णय तो इलेक्शन कमीशन ही देता है। जब इलेक्शन कमीशन देगा तो सबसे ज्यादा उत्सुकता अगर किसी को है तो भारतीय जनता पार्टी को है चुनावों की। हम तो चाहते हैं सबसे पहले चुनाव हो। हम तो बाकी अपोजिशन की तरह या डायनेस्टिकल पार्टीज की तरह कोई चुनावी बटेर तो है नहीं, चुनाव आए तो बाहर निकल आए। आपको याद होगा कोरोना काल में सबसे ज्यादा शहादतें किसी ने दी थी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने दी थी। अपने प्राणों की आहुति देकर भी लोगों की सेवा करते थे, लोगों की खिदमत में हम लोग जो है बीच में लोगों के जाते थे। तो हमारी पार्टी को कभी चुनावों से डर नहीं लगता। हम चुनावों के लिए हमेशा तैयार हैं। मुश्किल उनको होगी जो आज बिजबड़ा में सीमित हो गए हैं, या फिर जिनको लगता है कि वो पता नहीं क्या कर लेंगे, उनको मुश्किल होगी। हमें कोई मुश्किल नहीं। 2 सवारों में आपने ये भी कहा है कि अब की बार 400 के पार। विनोद जी, कितना भी हो मैं नहीं कहता, लेकिन जरूर होगा कि अच्छा ही रहेगा। बाकी लोगों के ऊपर है। जनता जनार्दन सबसे ऊपर, सर्वोत्तम है, सबसे ऊपर है। जो जनता का मन होगा उसी के ऊपर आंकड़े आएंगे, और आंकड़े अच्छे आएंगे, ये मैं कह सकता हूँ। ये जो 5 राज्यों के नतीजे आए थे उसके बाद इंडिया अलायंस बड़ा हरकत में आ गया है। आज उनकी वर्चुअल मीटिंग थी, शायद वो पोस्टपोन हो गई है, लेकिन हरकत में आ गया है। देखिए, हरकतें तो उनकी कैसी हों, पूरे हिंदुस्तान ने 60-70 साल उनकी हरकतें देखी। उनकी हरकतों से ही तंग आकर उनको 3 डिजिट से 2 डिजिट आने वाले टाइम में कहीं शून्य पर ना पहुंच जाएं वो लोग। उनकी हरकतों से इस देश को बड़ी प्रॉब्लम थी। 60-70 साल तक देश ने तरक्की नहीं की तो इसी कारण नहीं की, उनकी हरकतों के कारण। आज देश क्या करता है? आज देश 8-9 साल का मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड और इनका 70-80 साल का रिपोर्ट कार्ड निकाल के देखता है, और जब कंपेरिजन करता है तो उनसे पूछता है, भाई साहब ऐसी कौन सी जादू की छड़ी थी भारतीय जनता पार्टी के पास की हर चीज में तरक्की होना शुरू हो गई, और आप 60-70 साल तक कुछ नहीं इस देश का कर पाए। आप इनकी हरकतें तो देखें। अभी ईडी, इन सब का इनको इतना डर है, 24 घंटे ईडी की माला जपते रहते हैं, कोसते रहते हैं ईडी को, दिन रात सभी मिलकर कोसते रहते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री है जो कहता ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इतना बड़े प्रधानमंत्री का भी इतना खौफ होने के बावजूद भी अभी भी देखिए तो एक बीमारू राज्य में जाकर 336 करोड़ रुपया इनके एमपी राज्यसभा से पकड़ा जाता है, और वो नोट गिनने वाली मशीनें गर्म हो जाती है पर नोट खत्म नहीं होते हैं। आज इनका ये हाल है तो देश के लोग सोचते नहीं है कि 70 साल तक जब मंत्री भी इनका, संतरी भी इनका, सब कुछ इनका था, तब इस देश का इन्होंने क्या हाल करके रखा होगा। इसीलिए मैं बोलता हूं राजेश खन्ना जी को बार बार याद करके कि ये पब्लिक है बाबू, पब्लिक सब जानती है। पब्लिक आपके बारे में भी जानती है कि ईडी सिर्फ उन्हीं को क्यों पकड़ती है। फिर पब्लिक ये भी सवाल पूछेगी ईडी के पास ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है कि विपक्ष के लोगों को ही पकड़ती है। और अजीत पवार का किस्सा भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। माननीय लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के घर पे उस समय नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, उनके घर पे कुछ सीबीआई के लोगों को भेजा गया कि जाओ इनके घर से कुछ पकड़ कर लाओ। निकला क्या? 4 धोतियां, 32 रुपए और 1-2 शायद कमीजें निकली होंगी।
जिसे कहते हैं हाथ कंगन अगर को वो आरसी क्या। भेजते हैं तो आप भी भेजते हैं ईडी वालों को? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ हाथ कंगन को आरसी क्या कि हमारे पास भेज के भी क्या मिला उनको। इनके यहाँ पर तो जब जाती है ईडी तो 336 करोड़ रुपया, उसके बाद मशीनें कम पड़ जाती हैं। तो हमने जो किया है, क्योंकि हमारी पार्टी का स्लोगन ही सर्वप्रथम देश है, वो जो लोग देश हित में लगे हुए होते हैं वो इस तरह के काम नहीं करते जिस तरह की अपोजिशन काम करती है। कहीं कोई एक ऐसा इंसिडेंस कुछ होगा किसी की, आप जिनका भी आप रेफरेंस दे रहे हैं, लेकिन वहां पर भी अगर आप देखें तो हमारे लिए सबसे पहले देश ही आता है। लेकिन अगर उनके पास भी कोई ऐसी चीज होगी तो बख्शा किसी को नहीं जाएगा। जगत प्रकाश नड्डा 7 तारीख को जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरे को आप क्या देखते हैं कि बिगिनिंग ऑफ लोकसभा इलेक्शंस? देखिए, लोकसभा की इलेक्शन की बिगनिंग तो हो चुकी है। अब लोकसभा में टाइम ही कितना रह गया, शायद 4-5 महीने ही हो रह चुका हुआ। तो हर जगह पर लोकसभा में जैसे बाकी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, हम भी अपनी पार्टियां क्या तैयारी कर रहे हैं। बाकी हमारे पार्टी प्रेसिडेंट है, वो आते हैं, बीच बीच में आते ही हैं हमारे पास, वैसे ही वो आ रहे हैं। जो भी तय होगा, जिस तरह के भी हमारे को कार्य दिए जाएंगे, हम तो हमेशा कार्य करते रहते हैं और रूटीन में ही सब कुछ होगा। जो होगा आप सबके सामने आ जाएगा। अभिजीत जी, जम्मू कश्मीर में आप अदर बैकवर्ड क्लासेस पर ज़्यादा खेल खेल रहे हैं, क्योंकि पहले आपने अर्बन लोकल बॉडीज़ में कहा कि इनको वहाँ पे रिजर्वेशन दी जाएगी। अब पंचायतों की भी बारी है, वहाँ पे आपने कहा कि पहले इनको रिजर्वेशन दी जाएगी। विनोद जी, क्या इनका हक नहीं बनता? इस देश का संविधान इनको हक दिलाता है। आपने धारा 370 के चलते इनसे इनका हक छीन के रखा। तो जो आज तक इनका हक आपने खाया, पहले तो उसका हिसाब किताब दें। आपको बड़ी उत्सुकता चुनावों की इसीलिए है, आप चाहते हैं कि ओबीसी को ना मिले उनका हक। आपको पहले भी उत्सुकता इसीलिए थी चुनावों की कि महिलाओं को जो उनका हक है वो ना दिया जाए। आप तो हमेशा लोगों का हक ही मारने पर यकीन रखते हैं। तो मुझे भली तरह से याद है 1996 की स्टेट ऑटोनॉमी कमेटी की रिपोर्ट, जिसमें आपने शायद 330 से लेकर 339 तक के जो कानून थे भारत के संविधान के, उसको मानने से आपने साफ इनकार कर दिया था और इसके लिए आपने सिफारिश भी की थी। वही स्टेट ऑटोनॉमी कमेटी थी। और मेरे एसटी भाई और एससी भाई जरा अच्छी तरह से इस चीज को जांच के देख लें कि उस आर्टिकल जीओडी का मेरे ख्याल से 264 नंबर शायद ऑर्डर था, उस ऑर्डर के अंदर देख लीजिएगा, वहां सिफारिश की थी कि एससी और एसटी को इनके हक ना दिए जाए। तो आप तो इस तरह के लोगों के साथ भेदभाव करते रहे। तो ओबीसी का भी अपना एक हक बनता है, उनको क्यों ना उनका हक दिया जाए? जब देश का संविधान इसको हक देता है तो हमारे जम्मू कश्मीर के ओबीसी के लोग इससे पीछे क्यों रह जाए? सबको उनका हक मिलना चाहिए। सबका साथ सबका विकास इसी को तो कहते हैं। इनके लिए तो सबका साथ और कांग्रेस का विकास, सबका साथ और गांधी परिवार का विकास या मुफ्ती परिवार का, अब्दुल्ला परिवार का विकास, वो इनके लिए होगा। हमारे लिए सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उसमें सबका प्रयास भी है और सभी लोग प्रयास लगा रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है। अभिजीत जी, आखिरी सवाल, आतंकवाद जम्मू पुंछ में एपिक सेंटर आतंकवाद ने अपना बना लिया है, ये एक चिंता का विषय है और कल गृह मंत्री अमित शाह ने इस बाबत मीटिंग भी ली है। देखें विनोद जी, ये मानने वाली बात है, बिल्कुल ये दुर्भाग्यपूर्ण है जो कुछ हो रहा है। लेकिन एक चीज़ समझना पड़ेगी कि मोडस ऑफ ऑपरेंडी, क्योंकि जिस तरह से कश्मीर में अब शांति बहाल हो चुकी है, तकरीबन शांति बहाल हो चुकी है। जो एक आधा इंसिडेंस बीच में दुख वाला होता है वो तो आपके सामने ही है। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दी है। उन्हें पता कश्मीर में वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने सारे का सारा अपना जो सिस्टम शिफ्ट कर दिया है, वो कर दिया LOC जो राजौरी पुंछ की लगती है पाकिस्तान के साथ। क्योंकि एक तो इलाका उस तरह का, बीच में नाले हैं, बीच में दरिया हैं, बीच में कुछ ऐसी जगह भी हैं, कोई अंडरग्राउंड गुफाएं भी कुछ इस टाइप की है कि वो कब पार इधर आते हैं और कब निकल जाते हैं उस तरफ पार, मुश्किल हो जाता है पकड़ना। लेकिन फिर भी इसके ऊपर अभी पिछले दिनों माननीय गृह मंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बैठक ली है कि इसको भी पूरी तरह से इसको रोका जाएगा और हम लोग कर भी रहे हैं। बाकी विनोद जी, आज इस दुनिया के अंदर इस टेररिज्म जो कि ग्लोबल इंडस्ट्री बन चुका है, जिसका मेन मैन्युफैक्चरर और पेटेंट राइट पाकिस्तान ने ले रखा है, आप बताएं कि कौन सा देश इससे आज 100% प्रूफ है? मुझे उस देश का नाम बताएं जहां पर आप कहोगे कि 100% फुल प्रूफ है, यहाँ टेररिस्ट कुछ नहीं कर सकते। अगर न्यूयॉर्क के ट्विन टावर में 2 लोग विमान लेके घुस सकते हैं तो इस देश में कोई भी, इस दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो 100% अपने आपको बिल्कुल फुल प्रूफ समझे इन चीज़ों से। हमारे यहाँ पर भी अगर चलते कोई एक आधा इंसिडेंस, 2 इंसिडेंस ऐसे हो जाते हैं, फिर भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस 148 करोड़ का मुल्क है जनाब। इस 148 करोड़ के मुल्क की सिक्योरिटी करना छोटी मोटी बात नहीं है। तो हमें सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस का, हमारी पुलिस का, सबका धन्यवाद करना चाहिए जो बहुत हद तक हमारे प्राणों को बचाने में सक्षम रहते हैं और अपने प्राणों की आहुति देकर ये सब काम करते हैं। लेकिन हाँ, 101% फुल प्रूफ होना चाहिए। इसके लिए हम लोग अग्रसर हैं और आगे आगे हम लोग काम कर रहे हैं। अभिजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत।